ओके। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था सेल्स क्लाउड के बारे में, राइट? कि सेल्स क्लाउड क्या होता है सेल्सफोर्स के अंदर। तो सेल्स क्लाउड एक प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स का, जो एंड टू एंड सेल्स प्रोसेस मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, करेक्ट? तो सेल्सफोर्स के अंदर अगर हमें सेल्स को मैनेज करना है, उसके लिए हमें काफी सारे ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, हम उन ऑब्जेक्ट्स का भी यूज करने वाले हैं जितने ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है। एंड इनके अलावा काफी सारी फंक्शनैलिटीज हमारे पास है जो हमें इंप्लीमेंट करनी है। ओके। तब तक हमने लास्ट सेशन में क्या क्या चीजें डिस्कस किया था। हमने एक ओवरव्यू लिया था सेल्स क्लाउड का, कि सेल्स क्या होती है। अब देखो, अगर हम रियल टाइम में भी बात करें, ठीक है, क्योंकि सेल्सफोर्स यूज कौन कर रहा है? जो कोई बिजनेस पीपल्स है, जिनका कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज होती है जो वो मार्केट में सेल करना चाहते हैं, जिनके कई सारे कस्टमर्स है, ऐसे ही लोग सेल्सफोर्स का यूज करेंगे। अब अगर उनको सेल्स मैनेज करना है, तो सेल्स को मैनेज करने के लिए उनके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो एंड टू एंड फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेगा सेल्स की। जैसे लीड आ रही है और वो लीड आपकी कस्टमर्स में कन्वर्ट हो रही है। सो लीड आने से लेकर उस लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट होने तक हमें काफी सारी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। और जो फंक्शनैलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी आप यहाँ पर एक्टिविटी इंप्लीमेंट कर रहे हो, वही होता है हमारा सेल्स क्लाउड। सो कंप्लीट एंड टू एंड सेल्स प्रोसेस। ओके। अब देखिए, इसके बाद हमने एक ओवरव्यू लिया था कि सेल्स के अंदर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। जनरली आपने ऐसा देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, वेबसाइट पे जैसे आपने फॉर्म फिल करके डेटा सबमिट किया, तो वो डेटा उस बिजनेस के सिस्टम के पास चला जाएगा, उनके डेटाबेस में चला जाएगा। तो वो सेम डेटा हम सेल्सफोर्स में आपके लीड ऑब्जेक्ट में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर स्टोर करा सकते हैं? सेल्सफोर्स की लीड ऑब्जेक्ट के अंदर। देन जो लीड हमारे पास आ रही है वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा एज अ लीड डेटा। बट वो डेटा आपको किसी को असाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सेल्स यूजर्स हैं, बट सभी को आप वो लीड असाइन नहीं कर सकते। अब किसको कौन सी लीड असाइन करनी है, ये आप क्राइटेरिया के बेस पे डिसाइड कर सकते हो। बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आप उस लीड को असाइन करोगे कि कौन सेल्स एग्जीक्यूटिव इस लीड पे काम करेगा। उसके बाद इस लीड को अगेन आप एक ऑटोमेटेड ईमेल दे सकते हो। जैसे आपको पता है, आप कहीं पर रिस्पॉन्स सबमिट करते हो तो आपको ईमेल्स आने लगते हैं वहां से, राइट? तो वो सारी फंक्शनलिटी यहाँ पर हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये सभी फीचर्स है जो हमें इंप्लीमेंट करना है, कि वेब टू लीड का मतलब क्या होता है, लीड असाइनमेंट रूल क्या होता है, लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल्स क्या होता है, राइट? ये सारी चीजें हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करने हैं। हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था, कि सेल्सफोर्स में सेल्स क्लाउड को मैनेज करने के लिए, सेल्स को मैनेज करने के लिए सेल्सफोर्स ने हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि कैंपेन्स, लीड्स, अकाउंट्स, कॉन्टैक्ट्स, अपॉर्चुनिटीज, प्रोडक्ट, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, प्राइस बुक एंड प्राइस बुक एंट्री। ओके। अब देखो, आपको क्या करना है। सबसे पहला कैंपेन मतलब आप जो मार्केटिंग कैंपेन्स रन कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन होगी कैंपेन्स में। लीड मतलब जो आपके पोटेंशियल लीड्स है उनका डेटा, राइट? और बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास बी टू बी टाइप की लीड है, राइट? बिजनेस टू बिजनेस, राइट? और इसीलिए हम इसको कहते हैं, देखो, दो टाइप के अकाउंट सेल्स को हमें प्रोवाइड होता है। एक होता है बिजनेस अकाउंट, राइट? एक होता है बिजनेस अकाउंट और दूसरा होता है हमारे पास पर्सन अकाउंट, राइट? तो सेल्सफोर्स ने जो हमें प्रोवाइड किया है बाय डिफॉल्ट, वो बिजनेस अकाउंट होता है, राइट? ये एक बिजनेस अकाउंट है जो बाय डिफॉल्ट उसने प्रोवाइड किया, क्योंकि जब आप लीड ऑब्जेक्ट में डेटा को क्रिएट करने के लिए जाओगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि कंपनी की फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड है। अब कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाय डिफॉल्ट आप ये कंसिडर किया है कि आप एक बिजनेस हो और आप जो डील कर रहे हो वो किसी अनादर बिजनेस के साथ है, मतलब वो बी टू बी टाइप की लीड है। इसीलिए कंपनी की फील्ड आपकी रिक्वायर्ड दिया है। बट अगर मैं किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के साथ डील कर रहा हूँ, किसी कस्टमर को अगर मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में मैं कंपनी की फील्ड में क्या डेटा इंसर्ट करूंगा? उस टाइम पर तो हमारे पास कंपनी की कोई डिटेल्स नहीं होगी। सो
हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर से बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट होता है, तो हमें सेल्सफोर्स को कांटेक्ट करके पर्सन अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट ये एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन अभी जो हम एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं ये फ्री एनवायरनमेंट है, ये लर्निंग पर्पस के लिए है, तो यहाँ पर आप इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते। बट जब आप इंडस्ट्री में इसको यूज करोगे, तो अगर वो बिजनेस B2B पे काम कर रहा है तो ठीक है, आप डायरेक्टली बिजनेस अकाउंट का यूज करोगे। बट अगर वो B2C पे काम कर रहा है या दोनों पे काम कर रहा है, तो आपको पर्सन अकाउंट को एक्टिवेट कराना होगा। आपको सेल्सफोर्स को कांटेक्ट करना है और उनको पर्सन अकाउंट को एक्टिवेट कराना है। तो मतलब लीड एक ऑब्जेक्ट हो गया, उसमें दो टाइप का डेटा आ रहा है, B2B टाइप का या B2C टाइप का, डायरेक्टली बिजनेस या कस्टमर। तो ये आपको कुछ फीचर्स एक्टिवेट करके देता है। जैसे उसने पर्सन अकाउंट को एक्टिवेट किया, तो कुछ फीचर्स उसके अंदर एक्टिवेट हो जाएंगे, रिकॉर्ड टाइप्स एक्टिवेट होंगे, पेज लेआउट्स एक्टिवेट होंगे। ये जो कंपनी की फील्ड रिक्वायर्ड है ये ऑप्शनल हो जाएगी। फिर जब आप क्या करोगे, अगर किसी बिजनेस टाइप का डेटा है, बिजनेस की तरफ से लीड आ रही है, तो कंपनी की फील्ड ऐड कर लोगे। लेकिन अगर किसी कस्टमर का डेटा देना है जो किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तब आप क्या करोगे, कंपनी की फील्ड उस पेज लेआउट से रिमूव करोगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल है, जो हमने रिकॉर्ड टाइप में डिस्कस किया वैसे ही सेम। राइट। अब देन ये होता है हमारे पास लीड का डेटा। अब फिर जब लीड से बातचीत हो गई, सारी चीजें हमने परफॉर्म कर लिया, यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म कर लिया सभी का। राइट। एक्टिविटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि आपका जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है इस लीड को कांटेक्ट करेगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा, देन कोटेशन होगा, निगोशिएशन हो गया, एंड लास्ट स्टेप, एक तो ये लीड जो है आपसे प्रोडक्ट बाय करेगी या प्रोडक्ट बाय नहीं करेगी। अगर ये इंटरेस्टेड है, अगर ये क्वालिफाइड लीड है, ये इंटरेस्टेड है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो हम इस लीड को कन्वर्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं लीड कन्वर्जन प्रोसेस। हम इंप्लीमेंट करेंगे लीड कन्वर्जन प्रोसेस। लीड कन्वर्जन प्रोसेस क्या करता है, इस लीड को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स के अंदर। तो ये तीन ऑब्जेक्ट में जाके डेटा स्टोर हो रहा है, अकाउंट, जो डेटा स्टोर हो रहा है अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। देखो, एक ही ऑब्जेक्ट का डेटा, लीड ऑब्जेक्ट का डेटा तीन ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया, कहाँ पे, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। अब देखो, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी में क्या रिलेशनशिप है। अकाउंट मतलब आपका मेन बिजनेस नेम, बिजनेस नेम जो आपका कस्टमर है। राइट। क्योंकि अगर आप B2, बाय डिफॉल्ट हमने कहा कि बिजनेस अकाउंट एक्टिवेट है, तो अकाउंट मतलब कौन, जो आपका बिजनेस नेम है, आपका कस्टमर। लेकिन उस बिजनेस के मल्टीपल कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकते हैं, तो ये होता है कॉन्टैक्ट। सो कॉन्टैक्ट्स रिलेटेड टू दी अकाउंट, रिलेटेड टू दी अकाउंट। अब जैसे अकाउंट का अगर हम एग्जांपल ले, तो हमारे पास है एग्जांपल है, एक है XYZ कंपनी। ठीक है, XYZ कंपनी आपके पास ये क्या है, एक कस्टमर है। अब उस कंपनी के मल्टीपल कॉन्टेक्ट पर्सन हो सकते हैं, जैसे राज, कुणाल, दोनों ने आपसे बातचीत किया प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए, या कोटेशन के लिए। राइट। एक बिजनेस से मल्टीपल लोग आपसे बात कर सकते हैं सेल्स रिलेटेड। तो जितने भी कॉन्टैक्ट पर्सन है, उन सभी का डेटा आएगा आपके कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में। इसीलिए यहां पर देखो, वन अकाउंट मिनी कॉन्टैक्ट्स, वन अकाउंट मेनी कॉन्टैक्ट्स। सो अकाउंट एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है और कॉन्टैक्ट उसका चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। राइट। उसके बाद सेम अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी भी मतलब एक डील की तरह होती है, अपॉर्चुनिटी मतलब एक डील होती है, जो डील हो रही है आपकी, कौन से प्रोडक्ट के लिए हो रही है। राइट। देन कौन कितने क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए, तो ये अपॉर्चुनिटी मेन है, ये है अपॉर्चुनिटी, यही मेन होता है। अकाउंट के अंदर तो सिर्फ कस्टमर का डेटा, कॉन्टैक्ट्स में उसके कॉन्टैक्ट्स का डेटा, बट अपॉर्चुनिटी में मतलब जितनी डील हुई है अभी तक आपकी उस कस्टमर से रिलेटेड, कितने प्रोडक्ट्स बाय किया, कौन सा प्रोडक्ट बाय किया, वो सभी डिटेल आपका अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट में रहता है। तो अपॉर्चुनिटी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइप के डेटा को स्टोर करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी भी रिलेटेड होता है अकाउंट से, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वो बिना अकाउंट के नहीं आ सकता, वो किसी ना किसी बिजनेस से ही रिलेट करेगा। इसीलिए अकाउंट अगेन हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है और अपॉर्चुनिटी आपका चाइल्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है। और
जब भी आप किसी नए ऑब्जेक्ट पे काम करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का रिलेशनशिप, ये आपस में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इनका डेटा मॉडल आपको पता होना चाहिए। कि लीड ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, अकाउंट और कॉन्टेक्ट का रिलेशनशिप क्या है, अकाउंट और अपॉर्चुनिटी का रिलेशनशिप क्या है, अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट का रिलेशनशिप क्या है। तो ये कैसे फाइंड करोगे अब आप, स्कीमा बिल्डर पे ये सभी ऑब्जेक्ट्स आपको लेना है। स्कीमा बिल्डर पे जाएंगे, सभी ऑब्जेक्ट्स, ये जो ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट मैंने दिया है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को आप स्कीमा बिल्डर पे ऐड करो और उसका डेटा मॉडलिंग फाइंड करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आप इन पे काम करने वाले हो, ठीक है, तो इसीलिए ये ट्राई करना। अब देखिए, अकाउंट हो गया, कॉन्टैक्ट आ गया, अपॉर्चुनिटी, फिर आता है हमारा प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट मतलब आपके प्रोडक्ट्स की डेटा, आप जो बिजनेस कर रहे हो और जितने प्रोडक्ट्स आपके पास है, उन सभी प्रोडक्ट्स की डेटा आपका होगा प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। तो प्रोडक्ट्स की डिटेल को स्टोर करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया है प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट का एक प्राइसिंग होता है, ये सुनो, बिना प्राइसिंग के कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो क्या आप, इसीलिए आपके पास अदर ऑब्जेक्ट होता है प्राइस बुक। अब उस प्रोडक्ट की प्राइस को मेंशन करने के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट है प्राइस बुक। जब आप प्रोडक्ट का डेटा बनाते हो, तो हम प्रोडक्ट पे डायरेक्ट प्राइसिंग मेंशन नहीं करते। क्यों, ऐसा क्यों दिया है देखो, क्योंकि आप खुद देखो, amazon पे हो चाहे फ्लिपकार्ट पे हो या चाहे आप लोकल शॉप में भी जाओ, क्या एक प्रोडक्ट एक ही प्राइस में सेल होता है क्या? कोई अगर प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट सेम प्राइस में सेल होता है क्या हर बार? बताइए, सेम प्राइस में सेल हो रहा है क्या? नहीं सर, नो, फ्लक्चुएट करती करेक्ट, वो रहती है प्राइस। डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस में सेल हो रहा है। हर प्रोडक्ट की एक स्टैंडर्ड प्राइस होती है, एक स्टैंडर्ड प्राइस हो गई हर प्रोडक्ट की, राइट, एक स्टैंडर्ड प्राइस होती है। लेकिन उस स्टैंडर्ड प्राइस से वो कहीं ज्यादा भी हम सेल कर सकते हैं, इससे कम तो सेल नहीं करेंगे स्टैंडर्ड प्राइसिंग से। लेकिन किसी को 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को 20%, किसी को 25%, हर बार वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट चेंज हो रहा है। तो हर प्रोडक्ट आपका मल्टीपल प्राइसेस में सेल हो रहा है। तो इसी को मैनेज करने के लिए, एक प्रोडक्ट की मल्टीपल प्राइसेस को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या है, प्राइस बुक ऑब्जेक्ट। और इन दोनों का असाइनमेंट होता है आपका प्राइस बुक एंट्री। इन दोनों का असाइनमेंट कहां पर होता है आपका, प्राइस बुक एंट्री। ये जंक्शन ऑब्जेक्ट है, प्राइस बुक एंट्री। वैसे ही इस अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्ट, क्योंकि जब कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई डील आ रही है, तो वो किसी प्रोडक्ट के लिए आ रही है। एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, एक अपॉर्चुनिटी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इन दोनों का भी जंक्शन ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, इन दोनों को रिलेट कर रहा है जंक्शन ऑब्जेक्ट, वो है अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट, तो ये दो जंक्शन ऑब्जेक्ट हमारे पास है, एक है प्राइस बुक एंट्री और दूसरा है अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। तो ये जंक्शन ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर यूज करना है प्रॉपर। तो बस आपको क्या करना है, हमने जस्ट एक ओवरव्यू लिया सभी ऑब्जेक्ट्स का कि क्यों प्रोवाइड किया है, उसका यूज क्या है। अब हम इसको प्रैक्टिकली अगेन इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन सभी ऑब्जेक्ट्स को स्कीमा बिल्डर पे लेके इसका डेटा मॉडल फाइंड करना है, ठीक है, कौन से इसमें क्या रिलेशनशिप है, कैसे उसको इंप्लीमेंट किया है, सब कुछ। अब देखो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रियल इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले हमें वेबसाइट से लीड्स लेना है, राइट। हम चाहते हैं कि क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट पर जैसे ही कोई यूजर विजिट कर रहा है, तो वो अगर रिस्पॉन्स वहां से देते हैं, तो वो सेम डेटा हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में आके स्टोर हो जाना चाहिए। सो देखो, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले वेब टू लीड हमें चाहिए। सो गियर आइकन, सेटअप, ठीक है। सो यहाँ पर सर्च करिए वेब टू लीड, ठीक है। सो देखो, मार्केटिंग के अंदर हमें एक टैब मिल रहा है वेब टू लीड, क्लिक करेंगे इसे। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, किसी को कोई आइडिया है HTML के बारे में, आइडिया है, बेसिक HTML? HTML is a basic hypertext markup language which is used for creating the structure of a web page. मतलब आइडिया है? हाँ सर, थोड़ा बहुत पता।
देखो, वेब टू लीड सेटिंग्स यहाँ पर सबसे पहले आप चेक करना कि वेब टू लीड इनेबल्ड है क्या। राइट, वेब टू लीड इनेबल्ड है क्या। अगर नहीं है तो एडिट बटन को क्लिक करोगे। ओके, एंड वेब टू लीड को इनेबल करोगे। ये रिकैप्चा वेरिफिकेशन इनेबल नहीं करना, सिर्फ एक ही वेब टू लीड इनेबल किया, सेव। अब आपने आपके ऑर्ग के लिए वेब टू लीड को इनेबल किया है, मतलब आप वेबसाइट से सेल्सफोर्स के अंदर लीड्स को लाना चाहते हो। ओके, वेब टू लीड इनेबल कर लिया। अब दूसरी बटन मिलेगी आपको, क्रिएट वेब टू लीड फॉर्म। क्लिक करेंगे वेब टू लीड फॉर्म पे। अब फॉर्म के लिए आपको लीड ऑब्जेक्ट के क्या क्या फील्ड्स चाहिए, क्योंकि आप जो डेटा प्रोवाइड करें वो लीड ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होने वाला है, तो आपको डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो देखो मैं क्या क्या डेटा ऐड कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी। ओके, सिटी चाहिए, कंट्री नहीं चाहिए, क्योंकि कंट्री एक पिक लिस्ट फील्ड है और उसमें बहुत सारा डेटा है, तो इसीलिए मैं ये दो फील्ड को रिमूव कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कंपनी, सिटी, इसके अलावा फोन नंबर। तो जितने फील्ड्स आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। देखो, तो फोन, और फोन को हम रखते हैं ईमेल के नीचे या ईमेल के ऊपर, ठीक है। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, कंपनी एंड सिटी, इतनी फील्ड्स मुझे चाहिए मेरे फॉर्म के लिए। तो इससे मैं वेब टू लीड फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म के अंदर कितनी फील्ड्स मिलेंगी आपको, ये 5 6 फील्ड जो आपने ऐड किया। इसके बाद आता है रिटर्न यूआरएल। हमको पता है जब भी हम कोई फॉर्म का रिस्पॉन्स देते हैं, फॉर्म को सबमिट किया, फॉर्म को सबमिट होने के बाद आपको पता है थैंक यू पेज वगैरह रिडायरेक्ट होता है, राइट। थैंक यू पेज पर आप रिडायरेक्ट करते हो, या वेबसाइट के होम पेज पे आप रिडायरेक्ट करते हो, वैसा ही रिटर्न यूआरएल आपको ऐड करना है। सो हमने क्या किया, हमारी वेबसाइट का रिटर्न यूआरएल ऐड कर दिया। मतलब जैसे ही आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर लेते हैं। सो नागपुर कोडर्स, हम इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देते हैं इसको। देखो, तो ये हमारी वेबसाइट है। हम क्या चाहेंगे, जैसे ही फॉर्म यूजर ने सबमिट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, दूसरी यहाँ पर देखो, इंक्लूड रीकैप्चा इन एचटीएमएल। रीकैप्चा हमें इंक्लूड नहीं करना इसके लिए, क्योंकि हमारे पास एक रनिंग वेबसाइट होनी चाहिए और गूगल से हमें इतनी एपीआई कीज वगैरह लेनी पड़ती है, तो हमारे पास रनिंग वेबसाइट नहीं है, इसके लिए इसको अनचेक करो। रीकैप्चा क्यों यूज होता है पता है ना सभी को। आप जब कहीं पर फॉर्म सबमिट करते हो, आई एम नॉट अ रोबोट ऐसा कुछ ऑप्शन मिलता है आपको, राइट, क्योंकि स्पैमिंग को रोकने के लिए, राइट। तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, फॉर्म के लिए फील्ड्स दे दिया एंड सिंपली क्लिक करेंगे जनरेट। जैसे ही आपने जनरेट पे क्लिक किया क्या होगा, आपके पास एक फॉर्म रेडी हो गया। ये कंप्लीट एचटीएमएल कोड है, आपको कोड करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ही आपको ये कोड प्रोवाइड करा है, बट इस कोड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्टार्ट हो रहा है, देखो डायरेक्टली फॉर्म टैग से। फॉर्म टैग से स्टार्ट हुआ, फॉर्म टैग पर एंड हुआ। बट एक्चुअल में एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर होता कैसे है, ताकि जब आप इसको क्रिएट करोगे तो ये प्रॉपरली आपके ब्राउजर पे रन होना चाहिए। सो डेस्कटॉप पे हम एक फॉर्म यहाँ पर बना लेते हैं। सो न्यू एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको ओपन कर लेते हैं। अब देखो इसका काम क्या होता है, सिंपल है। एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखो, जिसको पता नहीं है उसके बारे में, उसके लिए भी ये मैं बता रहा हूँ, ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम एचटीएमएल के बारे में देख रहे हो, एचटीएमएल क्या होता है, हमारे ब्राउजर पे जितने भी पेजेस रन हो रहे हैं वो सभी एचटीएमएल पे बने होते हैं, राइट। जितना भी फॉर्म्स है या होम पेज बनाया हुआ है, जितना भी टेक्स्ट वगैरह आपको दिख रहा है वो सभी एचटीएमएल के थ्रू है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज होता है। तो हमें कोई भी वेब पेज बनाना हो हमें एचटीएमएल का यूज करना पड़ेगा। हम एक फॉर्म बना रहे हैं, एक वेब पेज बना रहे ताकि वो वेबसाइट पे हमारे ब्राउजर पे रन हो, इसीलिए हमें एचटीएमएल का पेज क्रिएट करना है। तो देखो ये स्टार्ट होता है एचटीएमएल टैग से, सो एचटीएमएल। दूसरी टैग होती है यहाँ पर हेड। हेड के अंदर हमें प्रोवाइड करना पड़ता है टाइटल। टाइटल में हमें पेज का टाइटल देना है, तो पेज का टाइटल हम देते हैं सो केस ऑफ लीड फॉर्म। आप जो भी उसको नाम देना चाहते हो पेज को वो नाम दे दो। क्लोजिंग टाइटल, ओके, एंड देन क्लोजिंग हेड टैग, सो हेड टैग को क्लोज कर दिया। एंड देन यहां पर अब स्टार्ट होता है आपका मेन जो है बॉडी टैग। अब ये है मेन टैग हमारा जो है बॉडी टैग। सो बॉडी,
एंड यहाँ पर देते हैं क्लोजिंग बॉडी टैग। अब देखो, एंड उसके बाद क्लोजिंग HTML। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके HTML पेज का, और इसके अंदर जो आप लिख रहे हो ये है हमारा मेन कंटेंट। ये है हमारा मेन कंटेंट। इसके अंदर अब आपको जो भी कंटेंट ऐड करना है वो एज इट इज आपके ब्राउजर पे रन होगा। तो मैं यहाँ पर जैसे मुझे हेडिंग देना है, तो मैं हेडिंग कैसे दे सकता हूँ, देखो हेडिंग दूंगा। सो जैसे H3, और मैं हेडिंग दे रहा हूँ केस ऑफ इंक्वायरी फॉर्म। सो केस ऑफ इंक्वायरी फॉर्म, देखो हमने क्या किया, इंक्वायरी फॉर्म यहाँ पर क्रिएट कर लिया, और H3 को हम करते हैं क्लोज। H3 यूज होता है हेडिंग के लिए, तो आपने एक हेडिंग दे दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो मैंने फॉर्म यहाँ पर बनाया वो फॉर्म मुझे चाहिए। सिंपली क्या करोगे, जितना भी कोड यहाँ पर आया है Ctrl+A सिलेक्ट किया सभी, Ctrl+C कॉपी कर लिया सभी कोड, और एज इट इज यहाँ पर अब आप पेस्ट कर दो। हमारा फॉर्म रेडी है। अब इसको क्या करना है, हमें सेव करना है। सो फाइल, सेव एज। अब हमें एज अ HTML पेज हमें चाहिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा पेज ये ब्राउजर पे रन हो। तो यहाँ पर इसको करो ऑल फाइल्स। इसको जब आप नाम दोगे तो केस ऑफ लीड फॉर्म डॉट HTML, ये ध्यान रखना। जब भी आप इसको सेव करोगे तो उसका एक्सटेंशन जो होगा वो होगा .html। अगर ये .html एक्सटेंशन दिया तो ही वो ब्राउजर पे रन होगा, अदरवाइज वो नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा। बट हमें नॉर्मल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमारा जो पेज है वो ब्राउजर पे रन होना चाहिए। सो कर लिया हमने केस ऑफ लीड फॉर्म .html, सेव। अब देखो, अब अगर हम जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, देखो हमारे ये फ्रॉम रेडी हो गया, देखो ये ब्राउजर का आइकन दिख रहा है, तो ये हमारा वेब पेज है। क्लिक करिए अब इसको, और देखिए हमारा ये फॉर्म रेडी हो गया। आ गया क्या प्रॉपर, केस ऑफ इंक्वायरी फॉर्म। कितनी फील्ड ऐड किया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, ईमेल, कंपनी, सिटी। ओके। अब ये कहाँ पर ऐड होगा, ये क्लाइंट की वेबसाइट पर आप ये कोड शेयर करोगे, राइट। ये क्लाइंट की वेबसाइट के लिए आप इसको ऐड करोगे बाद में। अब ये ब्राउजर पे रन हो रहा है, कहीं से भी ये एक्सेसिबल है, कहीं से भी जब आप इसको रन करोगे, डिप्लॉय करोगे क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर, तो जैसे हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं वैसे ही आप इसको एक्सेस करोगे। फिर उस पेज पे आ गए, आपने यहाँ पर डेटा दिया, तो मैं यहाँ पर डेटा दे रहा हूँ, सो सलमान खान, ठीक है, फोन नंबर। यहाँ पर हमने फोन नंबर दे दिया प्रॉपर। उसके बाद ईमेल, सो salman@kesoft.com, जो भी डेटा आपको देना था। कंपनी, सो XYZ, और सिटी मुंबई, ठीक है। तो आपने क्या किया, अभी यहाँ पर प्रॉपरली डेटा प्रोवाइड किया। अब हम जैसे ही सबमिट करेंगे, अब हम कहाँ पे है, वेबसाइट पे है, हम क्लाइंट की वेबसाइट पे है। अब ऐसे ही जो भी यूजर है जिनको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए वो वेबसाइट पे विजिट करते हैं, वेबसाइट पे सभी इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर अगर वो इंटरेस्टेड है तो वहां से इंक्वायरी करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अब इंक्वायरी हो रही है, यूजर ने, जो भी कस्टमर था उन्होंने सभी अपना डिटेल देके सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट किया, अब ये डेटा कहाँ पे जाएगा, सेल्सफोर्स के अंदर। और फिर हमने क्या ऐड किया था, रिटर्न यूआरएल। रिटर्न यूआरएल हमने क्या ऐड किया था, हमारी वेबसाइट का होम पेज, उसका यूआरएल। तो देखो हम रिडायरेक्ट हो गए क्या होम पेज पे, यस, होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गए। अब आप देखो, जैसे हम रिडायरेक्ट हो गए हमारा डेटा भी क्रिएट हुआ होगा। अब चेक करिए लीड ऑब्जेक्ट पे हमने जो रिस्पॉन्स दिया है वेबसाइट पे वो रिस्पॉन्स क्रिएट हुआ है या नहीं। तो इसको करो ऑल ओपन लीड्स, एंड हमने सलमान खान से बनाया, देखो आ गया क्या सलमान खान। सलमान खान से हमारी लीड क्रिएट हुई, देखिए जो फोन नंबर हमने दिया वो फोन नंबर आ रहा है, राइट। जो ईमेल हमने दिया वो ईमेल आ रहा है। डिटेल्स में सभी डिटेल्स चेक करिए, सलमान खान, कंपनी, फोन नंबर, राइट। जितनी डिटेल हमने प्रोवाइड किया था वो सभी। तो मतलब जैसे ही अब हमने वेबसाइट से कोई डेटा दिया, अब वो सेम डेटा हमारा सेल्सफोर्स की लीड ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट हो रहा है, ये और नो। यहां तक क्लियर है क्या गाइज, अब आप सभी, यस। कैसे अब आप यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, ये क्लियर है, वेब टू लीड क्लियर है। अब आप खुद सोचो, इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी कितना टाइम लगा हमें इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। सिर्फ क्लिक्स करना है और उसको क्रिएट करना है। बट यही फंक्शनैलिटी अगर आप किसी दूसरे टेक्नोलॉजी में बनाते, बेसिक से,
पूरा कोड आपको करना पड़ता, फिर इंटीग्रेशन के थ्रू आपके एक एप्लीकेशन का डेटा दूसरे एप्लीकेशन में आपको देना पड़ता, फॉर्म बनाने पड़ते, कितना सारा। लेकिन सेल्सफोर्स में ये कितना सिंपल है। इसीलिए सेल्सफोर्स इतना पावरफुल टूल है सीआरएम के इसमें, राइट। सबसे पॉपुलर सीआरएम है ये, क्योंकि जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है जो इंडस्ट्री में यूज होती है, जो कॉमन रिक्वायरमेंट है, वो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा हुआ है, राइट। और हमें भी इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है, अच्छे से इसको यूज करना है। क्लियर है गाइस? यस। अमित, गायत्री, मयंक, Yes, स्नेहल, सोनू, क्लियर है यहाँ तक आप सभी? यस गाइस। yes, sir. ओके। सो वेब टू लीड के थ्रू अब हमें वेबसाइट से लीड्स तो आ रही है। अब लीड आ गई हमारे सेल्सफोर्स के अंदर, अब लीड आ गई। अब मेन काम क्या होगा? इस लीड को मैनेज करना। अब लीड को मैनेज कैसे करोगे, देखो। अब लीड हमारे पास आ जाएंगी, बहुत सारी लीड्स आ रही है। लीड्स आ रही है हमारे सेल्सफोर्स की लीड ऑब्जेक्ट में। सेल्सफोर्स लीड ऑब्जेक्ट के अंदर लीड आ रही है। लेकिन आप मुझे बताओ, जब तक आप इस लीड को मैनेज नहीं करोगे, आप उनको कांटेक्ट नहीं करोगे, आप उसके प्रोडक्ट के बारे में उसको इंफॉर्मेशन नहीं दोगे, तो क्या ये लीड आपके कस्टमर में कन्वर्ट होगा? बताइए, कस्टमर में कन्वर्ट होगा क्या ये लीड? और आप खुद सोचिए, किसी भी बिजनेस का जो कंप्लीट रिवेन्यू है, उस बिजनेस का जो कंप्लीट रिवेन्यू वो किस पे डिपेंड करेगा? सेल पे ही डिपेंड कर रहा है। जितनी सेल्स वो करेगा, उसी के बाद तो वो क्या करेगा? रिवेन्यू जनरेट कर पाएगा। तो किसी भी बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्स, राइट। और जितनी लीड आएंगी, उतने हाई चांसेस है कि आपकी लीड्स ज्यादा हो, आपकी सेल्स ज्यादा हो। अब हर बिजनेस यही चाहेगा कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लीड्स आए और ज्यादा से ज्यादा सेल्स कन्वर्ट हो। अब लीड तो आ रही है, लीड आ गई, बट जब तक आप इस लीड को प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे, तब तक आपका डेटा यहाँ पर लीड आपके सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा, आपके कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पर करना है इस लीड को मैनेज। कैसे? सबसे पहले जितनी लीड आ रही है उनका फॉलोअप कौन लेगा, उसको कॉल कौन करेगा? तो यहाँ पर हमें इसीलिए उसको प्रॉपरली असाइन करना पड़ेगा, ताकि कोई लीड मिस ना हो। अगर सपोज करो कि आपने किसी को असाइन नहीं किया, तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि आपने इस लीड को कॉल क्यों नहीं किया। कुछ लीड मिस हो सकती है। जिसको जो लीड मिल रही है वो अगर किसी को भी कॉल कर रहा है प्रॉपरली, अगर उसका ट्रैक नहीं कर पा रहे हो अगर आप उस लीड को, तो वो अच्छे से काम नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही लीड आपके पास आएगी, उस लीड को असाइन करना जरूरी है। अब किसको असाइन करोगे? आप किसको असाइन करोगे? उसको जो आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स। देखो, अब बात आती है कि हमें इस लीड को असाइन करना है। उसके लिए हमारे पास आता है लीड असाइनमेंट रूल। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? लीड असाइनमेंट रूल्स। लेकिन अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है। सपोज करो कि आपके पास मल्टीपल सेल्स एग्जीक्यूटिव है। राज एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कुणाल सेल्स एग्जीक्यूटिव है, रमेश सेल्स एग्जीक्यूटिव है, साहिल एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अब क्वेश्चन ये आता है, आप मल्टीपल सिटी में बिजनेस कर रहे हो, मल्टीपल सिटी में आपका बिजनेस है, ठीक है। मल्टीपल सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आपके पास है। तो अगर आपने कोई क्राइटेरिया आपने दिया, आप जब असाइन करोगे बेस्ड ऑन क्राइटेरिया आप उसको असाइन करोगे। कि पुणे से आ रही है तो पुणे के लिए असाइन हो जाओ, किसी राज अगर पुणे में काम कर रहा है तो राज को असाइन हो जाएगी, कुणाल नागपुर से है तो नागपुर में कुणाल को असाइन हो जाएगी। बट अगर आप खुद सोचो, एक ही सिटी में अगर मेरे पास मल्टीपल सेल्स एग्जीक्यूटिव है, और अगर मैं बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सिर्फ कुणाल को असाइन कर रहा हूँ, तो कुणाल के पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा। अकेले कुणाल को ही अगर लीड्स असाइन हो रही है तो। इसीलिए जब भी हम लीड को असाइन करते हैं, हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि किसी एक ही यूजर को वो लीड्स असाइन ना हो। तो वर्कलोड आ जाएगा किसी एक यूजर पे। तो उस वर्कलोड को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग टीम में काम करते हैं। हम क्या करते हैं? हम एक टीम में काम करते हैं। मतलब मल्टीपल लोगों का एक ग्रुप, एक टीम हमने बना लिया। उसी को हम यहाँ पर कहते हैं सेल्सफोर्स के अंदर क्यू। हम उसको क्या कह रहे हैं? क्यू। क्यू के अंदर ही मतलब क्या होता है? आपके पास मल्टीपल क्यू मेंबर्स होंगे, मतलब आपके पास यूजर्स होंगे, और उनको बाद में ये लीड आप असाइन करोगे। तो अब ये प्रोसेस कैसे चलेगा, देखो। लीड आएगा,
लीड असाइन करोगे आप किसी क्यू को, क्यू में असाइन होने के बाद फिर ये असाइन होगा किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को, सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आपका क्यू मेंबर होगा। तो क्यू मेंबर जो आपके क्यू में मेंबर है, देखो इस तरीके से वो चलेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आपने किसी सेल्स एग्जीक्यूटिव को असाइन किया, हर बार उसी को असाइन होगा, वर्कलोड बढ़ेगा। वर्कलोड को अवॉइड करने के लिए, एक ही यूजर को बार बार लीड नहीं जानी चाहिए, उसीलिए सबसे पहले हम उस असाइन करेंगे क्यू को, क्यू को असाइन करेंगे और क्यू से फिर ये असाइन होगी सेल्स एग्जीक्यूटिव को। आपने ऐसा देखा होगा जब आप कहीं पर कॉल करते हो तो वो बोलते हैं कि हमारे सभी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अभी बिजी है, कृपया होल्ड करिए, फिर कुछ टाइम के बाद आपको असाइन किया जाता है। तो जब तक वो बिजी है, जब तक वो सेल्स एग्जीक्यूटिव बिजी है, तब तक आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होल्ड पे रखा जाता है। और जहां पर होल्ड पे रखा जा रहा है वही स्पेस होता है आपका क्यू। क्यू के अंदर भी क्या होता है, ग्रुप ऑफ यूजर्स ही होते हैं, राइट, एक ग्रुप की तरह ही ये वर्क करेगा। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो डायरेक्टली यूजर को असाइन करो या क्यू को असाइन करो, दोनों ऑप्शन है। तो यूजर तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्यू नहीं है, तो हम क्यू बनाएंगे। अब देखो क्यू बनाते कैसे है, सिंपल है क्यू को क्रिएट करना। अगेन आपको आना होगा सेटअप, सेटअप पे आएंगे और यहां से सर्च करें क्यू। ठीक है, सो क्यूज, एंड हमारे पास अभी क्यूज नहीं है। देखो क्या बोल रहा है क्यू के बारे में, क्यूज अलाउज ग्रुप ऑफ यूजर्स टू मैनेज अ शेयर्ड वर्कलोड मोर इफेक्टिवली, राइट, वर्कलोड को मैनेज करने के लिए जो होता है। अ क्यू इज अ लोकेशन वेयर records कैन बी routed to await processing by a group member. The records remains in the queue until a user accepts them for a processing or they are transferred to another queue. सिंपल है, जब तक कि उस क्यू में से किसी यूजर को आप ट्रांसफर नहीं करते, तब तक आपका जो लीड है वो क्यू के अंदर ही रहेगा, राइट। और बाद में जैसे ही जिसके पास वर्कलोड कम होगा उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, राइट। इसको असाइन करने के लिए आगे जाके हम ओमनी चैनल भी कॉन्फ़िगर करते हैं, तो जिसके पास भी वर्कलोड कम होता है वो ऑटोमेटिकली उनको असाइन कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो हमें न्यू क्यू क्रिएट करना है, सो न्यू पे क्लिक करेंगे, सो न्यू। उसके बाद क्यू को आपको नाम देना है, जो भी नाम देना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं बनाता हूँ नागपुर सेल्स क्यू, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है, नागपुर सेल्स क्यू। राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन नहीं ऐड करना है हमें, सिंपली किस ऑब्जेक्ट के लिए बना रहे हो आप, ये लीड ऑब्जेक्ट के लिए, तो लीड ऑब्जेक्ट, ओके। इस क्यू के अंदर कितने मेंबर्स होने चाहिए, तो बस दो तीन यूजर ऐड कर लो, ठीक है। अब ज्यादा यूजर्स नहीं है इसीलिए, लेकिन जब होंगे तो हम मल्टीपल यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। एक क्यू बनाए, दूसरा बनाते हैं पुणे सेल्स क्यू, और एक क्यू बनाते हैं पुणे सेल्स क्यू। सपोज करो आप दो सिटी में वर्क कर रहे हो, पुणे एंड नागपुर के लिए, तो दो ही जगह से आपके पास लीड्स आ रही है। सो लीड ऑब्जेक्ट एंड डेटा को ऐड कर लो, अभी जितने यूजर्स आपको चाहिए ऐड कर लिया एंड सेव। अब देखो क्यूज हमारे पास अवेलेबल है, क्या क्या, सबसे पहले हमने क्यू बनाया, अब मुझे इसको असाइन करना है, जो भी लीड मेरे पास आ रही है लीड को असाइन करना है। अब सर्च करो लीड असाइनमेंट रूल, अब इसको असाइन करना है लीड को। सो लीड असाइनमेंट रूल, क्लिक करेंगे लीड असाइनमेंट रूल। अब इसमें ध्यान देना, हम यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट एट अ टाइम कोई एक ही एक्टिव होगा, एट अ टाइम कोई एक ही एक्टिव होगा। अभी देखो बाय डिफॉल्ट एक स्टैंडर्ड रूल हमारे पास है, ये एक्टिव है। आप एक रूल के अंदर मल्टीपल रूल एंट्रीज बना सकते हो, मतलब मल्टीपल कंडीशंस आप डिफाइन कर सकते हो एक ही रूल में, बट कोई एक ही रूल यहाँ पर एक्टिव होगा। अगर मैं दूसरा रूल यहाँ पर बनाता हूँ, देखो न्यू, और मैंने बनाया सो असाइनमेंट रूल, रूल वन, मैंने इसको नाम दिया असाइनमेंट रूल वन। अब मैं इसको एक्टिव कर रहा हूं, जैसे मैंने इसे एक्टिव किया, बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, देखो अब स्टैंडर्ड डीएक्टिवेट हो गया और ये एक्टिवेट हो गया, क्योंकि कोई एक ही एक्टिव हो सकता है, मल्टीपल नहीं। तो मैंने एक रूल बनाया असाइनमेंट रूल वन, इसके अंदर मैं रूल एंट्री बनाऊंगा, जो क्राइटेरिया मुझे देना है मैं इसके अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ। देखो रूल एंट्रीज, अभी मेरे पास कोई भी रूल एंट्री नहीं है, अब मैं चाहता हूं कि मैं क्रिएट करूं, सो न्यू। अब यहाँ पर आपको सॉर्टिंग ऑर्डर देना होता है, क्योंकि मल्टीपल रूल एंट्रीज है,
तो कौन सी सीक्वेंस में वो चेक होंगी उसी हिसाब से आपको देना है। तो पहली रूल एंट्री है, क्राइटेरिया में दे रहा हूं कि अगर सिटी इक्वल्स पुणे है, अगर सिटी इक्वल्स पुणे है तो मैं किसको असाइन करूंगा, क्यू को असाइन करूंगा। क्यू, कौन से क्यू को, देखो दो ही ऑप्शन है, एक तो यूजर को असाइन कर सकते हैं या क्यू को, हमने क्यू बना लिया है। तो अगर सिटी पुणे है तो मैं किसे असाइन करूंगा, पुणे सेल्स क्यू को। ठीक है, ईमेल टेम्पलेट चेक या नहीं, सो सेव एंड न्यू, सॉर्टिंग ऑर्डर अब देते हैं सेकंड, दूसरी रूल एंट्री बना रहे हैं हम लोग। सो लीड असाइनमेंट रूल, ठीक है। सो असाइनमेंट रूल वन, हमने एक रूल एंट्री बना लिया कि अगर लीड का जो सिटी है अगर वो पुणे है तो किसे असाइन करो, पुणे सेल्स क्यू को। दूसरा बनाते हैं, अब इसको सॉर्टिंग ऑर्डर टू, तो दूसरा क्राइटेरिया चेक करेगा ये। फिर हम यहां पर देते हैं अगर सिटी इक्वल्स, अगर नागपुर है, अगर नागपुर है तो फिर किसे असाइन करो, नागपुर सेल्स क्यू को। ओके, नागपुर सेल्स क्यू को एंड से, राइट। तो ऐसे मल्टीपल रूल एंट्रीज आप यहाँ पर बना सकते हो। आप चाहो तो एक दूसरा क्यू बना लो, अदर क्यूज, जिसमें अगर ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट क्राइटेरिया के बेस पे ये वर्क करेगा। इसमें देखो ये वर्क कैसे करता है, बाय डिफॉल्ट किसी एक ही क्राइटेरिया के लिए ये वर्क करेगा, किसी एक ही। अब आपने कितना बनाया, यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, दो रूल एंट्रीज। तो जो सॉर्टिंग ऑर्डर आपने प्रोवाइड किया उसी हिसाब से ये वर्क करेगा, पहले ये चेक करेगा फिर ये चेक करेगा। अगर पहला क्राइटेरिया के बेस पे अगर उसने असाइन किया तो ये दूसरा क्राइटेरिया चेक नहीं करेगा। अगर ये पहला ही क्राइटेरिया मैच हुआ कि लीड का जो सिटी है वो पुणे है तो इसको असाइन करेगा पुणे सेल्स क्यू को, और दूसरी कंडीशन को ये चेक नहीं करेगा। तो आप चाहे यहाँ पर 10 रूल एंट्री बना रहे हो, लेकिन किसी एक ही क्राइटेरिया के बेस पे ये असाइन होगा। जो सॉर्टिंग ऑर्डर आपने दिया है उसी सीक्वेंस में ये चेक करता है क्राइटेरिया, और अगर क्राइटेरिया मैच हुआ तो उसी के बेस पे असाइन करेगा, दूसरे क्राइटेरिया को ये चेक नहीं करता। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। अब देखो, अब रिकॉर्ड क्रिएट करके देखे फिर से, देखो फिर से अब हम रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं, ओपन करेंगे इसको। अब फिर से रिकॉर्ड प्रोवाइड करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये असाइन कर रहा है या नहीं। देखो, सो फर्स्ट नेम राजेश कुमार, फोन नंबर दे देते हैं इसका, ईमेल सो rajesh@gmail.com, कंपनी XYZ और सिटी। अब मैंने ऐड किया नागपुर। अब मुझे बताओ ये किसको असाइन होनी चाहिए, जैसे मैंने सबमिट किया ये किसे असाइन होने चाहिए, अब किसे असाइन होगा ये, नागपुर सेल्स। नागपुर सेल्स क्यू को, क्योंकि क्राइटेरिया मैच होगा। सिटी क्या है, नागपुर है इस लीड का, तो ये असाइन होना चाहिए नागपुर सेल्स क्यू को। देखो सबमिट करते हैं इसको, राइट। अब चेक करें हमारे लीड ऑब्जेक्ट के अंदर, सो लीड एंड ऑल ओपन लीड्स। अब चेक करिए राजेश कुमार, यस राजेश कुमार। अब राजेश कुमार का ओनर चेक करो, जो ओनर होता है ओनर आपको चेक करना है। देखो लीड ओनर कौन है, अब नागपुर सेल्स क्यू। अब किसी यूजर को असाइन नहीं हुआ, ये किसको असाइन हुआ, नागपुर सेल्स क्यू को। सिंपल है या नहीं गाइस, बताइए अब, सिंपल है। यस, इतना इंप्लीमेंट कर सकते हैं अभी। अमित, गायत्री, मयंक, स्नेहल, सोनू, क्लियर है। आज के लिए इतना ही इंप्लीमेंट करो, ये हम कल डिस्कस करेंगे। देखो क्या क्या चीजें अभी हम आज हमने इंप्लीमेंट किया। सबसे पहला वेब टू लीड, राइट। सो वेब टू लीड आपको इंप्लीमेंट करना है, सो वेब टू लीड। दूसरा फिर हमने क्या किया, लीड असाइनमेंट रूल, किसको असाइन करो, यहां पर हमने क्यू बनाया है। एक तो यूजर को असाइन कर सकते हो या क्यू को असाइन कर सकते हो, तो क्यू आप बना लेना। ठीक है, आप एक यहाँ पर क्यू क्रिएट कर लेना, राइट। एंड कल फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। सो ऑटो रिस्पॉन्स रूल, देखो अब लीड आ गई, लीड का डेटा हमारे पास आ गया, तो उस लीड को एक अपडेट भी जाना चाहिए ना कि आपकी जो क्वेरी है वो हमारे पास आ चुकी है,
हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको 2 आवर्स के अंदर या 24 आवर्स के अंदर कांटेक्ट करके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा बस एक ऑटोमेटेड ईमेल उनको जाना चाहिए। ये भी 2 मिनट का ही काम है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बेसिक चीजें हैं, बस हमें ऐड करना है। देखो कैसे अगर करना है हम कर सकते हैं, बहुत इजी है, सिंपल है, तीनों बना लेना। देखो क्या करोगे, सिंपल यहाँ पर आ जाओ, लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल। सिंपल क्या सर्च करना है, लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल, क्लिक करेंगे। अब हमें ऑटो रिस्पॉन्स फायर करना है, न्यू, न्यू पे क्लिक किया। अब देखो यहां पर भी सेम, मल्टीपल रूल्स आप बना सकते हो लेकिन कोई एक ही रूल एक्टिव होगा। मैं यहां पर बना रहा हूं लीड ऑटो रिस्पॉन्स, जो भी आपको नाम देना आप नाम दे दो। मैंने इसको एक्टिव किया, से कोई एक ही एक्टिव हो सकता है इसके अंदर। अगर मैं दूसरा रूल बना रहूंगा तो वो एक्टिव करूंगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। कि एक से ही आपका काम बन जाता है, क्योंकि एक के अंदर ही आप मल्टीपल रूल एंट्रीज चेक कर सकते हो। सुनियो, अब रूल एंट्री क्या दोगे, अगर आप ये चाहते हो कि डिफरेंट टाइप की लीड के लिए डिफरेंट, अगर आपको ईमेल टेम्पलेट चाहिए डिफरेंट डिफरेंट, कि वेबसाइट के लिए डिफरेंट है, इस तरीके से अगर आपको चाहिए तो देखो मैं शॉर्ट ऑर्डर दे रहा हूँ 1। क्या चेक करना है मुझे, अगर मुझे कोई भी क्राइटेरिया चेक नहीं करना, बिना किसी क्राइटेरिया को चेक किए मैं डायरेक्टली ईमेल अगर देना चाहता हूँ वो भी दे सकता हूँ। सो देखो नेम, अब देखो केस ऑफ एजुकेशन, जिसके थ्रू नाम जाएगा, मतलब जिससे ईमेल जाएगा तो एक नाम से ईमेल जाता है ना, तो वो ईमेल नेम आपको देना है। और फिर आपको देना है ईमेल एड्रेस। अब कौन सा ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई भी ईमेल एड्रेस आप नहीं दे सकते। आपने जिस ईमेल से यूजर अभी बनाया वो ईमेल आप दे सकते हो। जैसे मैंने जो यूजर बनाया है, मैं चेक करता हूं मैंने कौन से यूजर से बनाया था इसको। आप अपना ईमेल एड्रेस यूज करो, क्योंकि यहाँ पर वेरीफाइड ईमेल एड्रेस हमारे पास होने चाहिए, वेरीफाइड। अब हमारे पास वेरीफाइड ईमेल तो एक ही है, जो हमने यूजर बनाया उसको हमने वेरीफाई किया है, राइट। सो देखो केस ऑफ एजुकेशन, और इस पे मैंने जो ईमेल यूज किया है, इस केस ऑफ एजुकेशन 10, देखो ये वेरीफाइड ईमेल है, करेक्ट। आप दूसरे ईमेल्स को भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड ईमेल एड्रेस में जाके इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं आगे जाके इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। जब हम सर्विस क्लाउड डिस्कस करेंगे तब हमें मल्टीपल ईमेल एड्रेस को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपके पास जो ईमेल एड्रेस है बस वही यूज करो, ईमेल टेम्पलेट। अब ईमेल टेम्पलेट में देखो ये बाय डिफॉल्ट कुछ ईमेल टेम्पलेट्स है, आप इसी को यूज करो फिलहाल के लिए। देखो मैं यूज करूंगा प्रोडक्ट इंक्वायरी रिस्पॉन्स, ये प्रोडक्ट इंक्वायरी वाला ही है तो मैं ये ईमेल यूज कर रहा हूँ, प्रोडक्ट इंक्वायरी रिस्पॉन्स एंड सेव। अब देखो प्रोडक्ट इंक्वायरी रिस्पॉन्स, यही ईमेल आपको जाएगा बिना क्राइटेरिया को चेक किए। जैसे ही डेटा आपके पास आएगा लीड का, ऑटोमेटिकली आपको ईमेल जाएगा। देखो अब कोई मुझे ईमेल टेम्पलेट बताओ, मतलब कोई मुझे ईमेल बताओ जिसका ईमेल अभी लॉगिन है, किसी के पास है क्या ईमेल लॉगिन, ताकि हम वेरीफाई भी करेंगे कि हमें ईमेल रिसीव होता है या नहीं। बताइए, है किसी के पास ईमेल लॉगिन? ठीक है, मैं अपना ईमेल एड्रेस ऐड करता हूँ। सो केस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये मेरा दूसरा ईमेल एड्रेस है। फर्स्ट ने मैं ऐड करता हूँ जैसे कि साहिल कुमार, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस ऐड किया, कंपनी ऐड करते हैं केस ऑफ, सिटी ऐड करते हैं नागपुर, ठीक है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे, देखो सारी चीजें वर्क होंगी अभी बैकग्राउंड के अंदर। ईमेल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा, लीड असाइन भी हो गई, ईमेल भी रिसीव हुआ, रिडायरेक्ट भी हुआ। अब चेक करो पहले कि ये असाइन हुआ क्या प्रॉपर, लीड पे आ गए। इसे साहिल कुमार से हमने बनाया ना, साहिल कुमार। यस देखो साहिल कुमार, कंपनी नेम, केस ऑफ, फोन नंबर और ये ईमेल एड्रेस। अब इस ईमेल एड्रेस पे हमें ईमेल रिसीव हुआ क्या ये भी चेक करो, असाइन हो गया प्रॉपर। अब देखो एक्टिविटी में कुछ दिखता है क्या, ओके देखो यहाँ पर दिख रहेगा आपको, एक्टिविटी के अंदर ही ईमेल सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो यही ईमेल टेम्पलेट हमें रिसीव होगा, ये सेम नाम, डियर साहिल कुमार थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी अबाउट ये जो जेनवैट्स प्रोडक्ट है, इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव यू कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली, राइट। तो ये ईमेल टेम्पलेट स्टैंडर्ड ईमेल टेम्पलेट था। आगे जाके हम ये ईमेल टेम्पलेट्स को कस्टमाइज भी करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर हमें बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कस्टमाइज करना होता है, तो हम ये करेंगे कस्टमाइज, ठीक है।
फिलहाल के लिए आप जो स्टैंडर्ड ईमेल टेम्पलेट है वही यूज करो। अब मुझे ईमेल रिसीव हुआ क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो एक बार स्पैमिंग में चेक कर लेना। देखो आ गया स्पैम में, राइट। देखो आ गया मुझे ईमेल। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। क्लियर है गाइस? तो तीनों चीजें अब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। वेब टू लीड, देन लीड ऑटो रिस्पॉन्स रूल एंड लीड असाइनमेंट रूल। क्लियर है? इतना इंप्लीमेंट करोगे प्रॉपर। अमित, गायत्री, Yes, sir. मयंक, स्नेहल, सोनू। यस गाइस? ओके। तो ये हो गई ऑटोमेशन। ये बाय डिफॉल्ट वर्क करेगा। अब लीड आएंगी, असाइन होगी और ऑटो रिस्पॉन्स रूल भी वर्क करेगा। अब जैसे ये क्यू में लीड है अभी, फिलहाल के लिए वो क्यू में रहेगा। क्यू से फिर वो ट्रांसफर होगा किसी यूजर को जो क्यू मेंबर है। और यहां से आपका स्टार्ट होगा आपका सेल्स प्रोसेस। यहाँ से स्टार्ट होगा सेल्स प्रोसेस कि अब इस यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उनको देना है, ईमेल करना है, कॉल करना है। फिर ये प्रोसेस करेगा कंप्लीट, फिर लीड को कन्वर्ट करेगा, फिर अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। तो कल हम इसको अगेन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, कि ये कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम इंप्लीमेंट करेंगे एक्टिविटी मैनेजमेंट, कि अब इस सेल्स यूजर को क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ता है। सो एक्टिविटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करेगा इस। एंड प्लीज इसे इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। वेब टू लीड फॉर्म का स्क्रीनशॉट मुझे भेजो, ईमेल असाइन करने का एंड आपका असाइनमेंट रूल का भी, सभी आपको इंप्लीमेंट करना है। बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा आप इसको यूज करने वाले हो। क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? अमित, गायत्री, Yes, sir. मयंक, स्नेहल, सोनू, क्योंकि आप लोगों Yes, की sir. टास्क मुझे ग्रुप पे नहीं मिल रही है गाइस। प्लीज प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप, ऐसा लग रहा है आपकी, आप सेम उसी भीड़ में जाना चाहते हो जैसे बाकी लोग मार्केट के अंदर है। इतनी अपॉर्चुनिटीज है सेल्सफोर्स के लिए, आप खुद देखो, लिंक्डइन ओपन करो, इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए। और कोई भी टेक्नोलॉजी 2 साल के एक्सपीरियंस पे इतना पैकेज नहीं देता जितना सेल्सफोर्स आपको दे रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो। आपका ग्रुप पूरा खाली दिख रहा है मुझे। किसी कोई टास्क शेयर नहीं कर रहे। रिकॉर्ड टाइप्स का टास्क मैंने बोला था, अभी तक एक भी स्टूडेंट ने रिकॉर्ड टाइप शायद इंप्लीमेंट नहीं किया होगा, क्योंकि ग्रुप पे टास्क ही नहीं है रिकॉर्ड टाइप का। कितने लोगों ने इंप्लीमेंट किया है रिकॉर्ड टाइप? एक भी स्टूडेंट का टास्क नहीं आया ग्रुप पे अभी तक। बताइए कैसे चलेगा फिर ऐसे? कंपनीज वेट कर रही है क्या आपके लिए कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी? आप कैसे भी करो, आप चाहे पढ़ाई करो या ना करो, बस आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। और कंपनी आपका वेट कर रही है क्या इंटरव्यू के लिए या आपको हायर करने के लिए? कंपनी के पास कितने सारे चॉइसेस है गए। वो 3 LPA के पैकेज के लिए भी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेगी, उसको जज करेगी, उसके बाद ही डिसाइड करेगा कि किसको लेना है। तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत करो, एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए ट्राई करो। आपकी तरफ से कोई मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है प्रॉपर, राइट। क्योंकि इतना आपको सिक्योर फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी है आपके पास, ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला है गाइस। इजीली जॉब अवेलेबल है, जल्दी जॉब मिल जाता है सेल्सफोर्स के अंदर। इजी भी है सीखने के लिए बाकी टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन में। इंटरेस्टिंग है। जब इंडस्ट्री में जाओगे इजीली काम करोगे, मजा आएगा आपको जब आप इंडस्ट्री में जाओगे सेल्सफोर्स टेक्नोलॉजी के अंदर। जितना ग्रोथ आपको यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करना है बस आपको। बट आप, जितना भी मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया, पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कहाँ है। आपने अभी तक कोई टास्क शेयर नहीं किया है मुझे ग्रुप पे। तो प्लीज प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा गाइस। प्लीज आज इंप्लीमेंट करके मुझे ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। क्लियर है? अमित, गायत्री, मयंक, Yes, स्नेहल, sir. सोनू, क्लियर है ऑल स्टूडेंट्स? यस? Yes, sir. ओके। अमित, क्लियर हो? अमित, आवाज आ रही है आपको? अमित, बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है ना गई? हाँ, आ रहे। यस। अमित, क्यों आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या?
आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। देखो गाइज, आपका ध्यान है या नहीं क्लास के अंदर पता नहीं अब। मयंक क्लियर है आप? Yes. यस। सोनू क्लियर है? हाँ सर। ओके। प्रैक्टिस करिए अच्छे से एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। इंप्लीमेंट करिए इसको अच्छे से। कल हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी मैनेजमेंट एंड लीड कन्वर्जन प्रोसेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा, सभी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। तो आज के लिए इतना इंप्लीमेंट करिए तीनों टॉपिक्स एंड इसे इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल मिलते हैं गाइस, और कल हम अनदर टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।